Welcome friends and welcome to सिद्धि अर्थ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और मैं हूं सिद्धार्थ दा, आप लोग के साथ फिर से जुड़ रहा हूं टॉपिक यूनिट लेक्चर इवोल्यूशन के साथ। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरीज पे इवोल्यूशन का। हमने लास्ट क्लास में भी इवोल्यूशन पढ़ा था, लेकिन हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो हम लोग आज बाकी टॉपिक्स पर बात करेंगे। लास्ट बार हम लोग जान लिया था कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन बायोलॉजी में हम लोग हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म एंड अर्थ, पृथ्वी पे पहली बार लाइफ का जो आने का इतिहास है, हम लोग उस चीज को इसमें स्टडी करते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को। और हम लोग लास्ट बार पढ़ चुके हैं कि प्रिमिटिव अर्थ क्या होता है, अर्थ पे पहली बार लाइफ कैसे आया है, बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट, ओपरिन एंड हेल्डिन थ्योरी, मिलर यूरी का जो फेमस एक्सपेरिमेंट है वो भी हम लोग जाना था, जिसमें हम लोग ये देखा था कि सबसे पहला मॉलिक्यूल लाइफ कैसे हुआ, कैसे यहाँ पे आया था अर्थ पे। और हम लोग लास्ट बार ओरिजिन ऑफ फर्स्ट रेप्लिकेट मॉलिक्यूल दैट इज आरएनए वो भी बना चुका था। अब हम लोग देखते हैं और भी लोगों ने क्या क्या थ्योरी दिया है, जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल थ्योरी पे भी बात करेंगे, जैसे कन्वेंशनल रिलीजियन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन एंड इज एचएमएल वैंगल सीप का बात करेंगे, हैकेल थ्योरी की बात करेंगे, होमोलोगस, एनालोगस और वेस्टिजियल्स ऑर्गन क्या होते हैं उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है उसको भी हम लोग जानेंगे, और साथ में हम लोग नेचुरल सिलेक्शन की भी बात करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके थ्योरी की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल स्लाइड्स लगा रखे हैं, बहुत मजा आएगा आप लोग को। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, अगर लास्ट टाइम भी ये जो रेड कलर का मैंने हाईलाइट कर रखा है ये सब मैंने लास्ट बार डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इस बार हम लोग इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, इन टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर आपको पुराने कोई भी टॉपिक्स पे प्रॉब्लम हुआ हो, या आज जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ जिन टॉपिक्स पे, अगर उसमें भी आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। मैं जरूर उस चीज को रिजॉल्व करूंगा, अगले लेक्चर पे मैं उसको भी सॉर्ट आउट करूंगा। अगर टॉपिक ज्यादा बड़ा रहेगा तो हम लोग उसके लिए एक अलग ही वीडियो बना लेंगे। और अगर आपको बहुत ही फास्ट रिप्लाई चाहिए, बहुत ही मतलब इमरजेंसी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई भी टॉपिक पे, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना जीमेल आईडी और दूसरे अकाउंट्स भी दे रखा हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक भी दे रखा हूँ। अगर आपको कहीं जहाँ भी आपको सूटेबल हो आप मुझे कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको नोट्स का भी जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम लॉस ना करके हम लोग टॉपिक्स पे बात करते हैं। जो पहला थ्योरी है वो है इवोल्यूशन बाय ऑफ लाइफ फॉर्म ए थ्योरी। Conventional religions theory tells us about the theory of special creation. This theory has three connotations. One, that all living organisms, species or types that we see today we created as such. And second one, that the deliver was always the same since creation will be same in the future also. And third, that earth is about 4000 years old। यहाँ पे हम लोगों ने तीन मेन वर्ड देखे। सबसे पहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकंड वन डिलीवर एंड थर्ड वन 4000 इयर्स ओल्ड। ये थ्योरी ये कहता है कि जो हमारे रिलीजियंस है, जो हमारे खासकर हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, इस्लामिक धर्म हो गया, बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो जो धर्म है उन लोगों का मानना है कि भगवान ने एक एक स्पीसीज को एक एक करके हमारे धरती पे रखते गए। और दूसरा थ्योरी ये है कि हो सकता है भगवान ने सारे क्रिएशंस को, सारे स्पीसीज को एक साथ धरती पे रखे हों। और उनका मानना है कि हमारा पृथ्वी 4000 साल पुराना है।
उनका ये 3 थ्योरी है, लेकिन ये तीनों के तीनों थ्योरी गलत है, क्योंकि भगवान किसी को कैसे रख सकते हैं एक एक स्पीसीज करके, या फिर सारे को एक साथ पृथ्वी पे कैसे रख सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये रिलीजियस का मानना है, अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग रिलीजियस बुक्स है जिसमें उन लोगों ने इस चीज को माना था, लेकिन ये थ्योरी सरासर गलत है। तो नेक्स्ट थ्योरी क्या आता है हम लोग वो देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आता है फेमस चार्ल्स डार्विन थ्योरी। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट हैं, जिसे हम लोग साइंटिस्ट नहीं भी कर सकते हैं, वो एक फिलोसोफर थे, वो एक दार्शनिक थे। ऑल दिस आइडिया वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में उन्होंने अपनी थ्योरी को रखा था, लेकिन उनकी थ्योरी क्या है हम लोग देखते हैं। Based on observation made during a sea voyage in a sail ship called HMS Waggle round the Earth, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degree, not among themselves, but also with life form that existed millions of years ago. Actually, चार्ल्स डार्विन, उनका जो शिप था HMS बैंगल से, उन्होंने पूरे पृथ्वी को राउंड लेना शुरू किया। उन्होंने इस पोजीशन से चलना शुरू किया था होवर्ड ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने आगे बढ़ते गए साउथ अफ्रीका, एशिया, यूरोप होते हुए अमेरिका के वाइया, रियो डी जेनेरियो, एंड लास्ट उन्होंने जहां स्टॉप किया था गैलापागोस से होते हुए उन्होंने वहां पे जाके रुका। और उन्होंने जब वहां पे रुका तो उन्होंने जब सारे चीज को, सारे जगह के स्पीसीज को उन्होंने देखने के बाद उनका कंक्लूजन ये था कि सारे स्पीसीज एक ही प्लांट से आया है, मतलब एंसेस्टर एक ही है, एक ही कोई प्लांट है, ये एक ही कोई एनिमल है जिससे अलग अलग प्रजाति में डिवाइड होता गया। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे थोड़ी देर बाद, हम लोग देखेंगे, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं आगे में, हम लोग सारे एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। तो उनका ये मानना है कि कोई भी एक स्पीसीज, एक प्लांट में अलग अलग टाइप के वेरिएशन हुए और अलग अलग स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ, अलग अलग स्पीसीज बने। तो उनका मानना है कि सारे स्पीसीज का एक ही एंसेस्टर है और उसी से सारे अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल बने। तो उनका थ्योरी यही कहता है। तो ये थ्योरी बहुत हद तक ठीक है, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं किया, उन्होंने और दूसरे कोई प्रूव नहीं रखे। उन्होंने एक दार्शनिक थे और उन्होंने बस ये थ्योरी के फॉर्म में दिया। अब हम लोग देखेंगे इसको, इस थ्योरी को प्रूव किसने किया और उनका सपोर्ट किसने किया। ये इनके मैप है। 1831 से 1836 तक उन्होंने वैगल सीप से ट्रैवल किया। ये उनका सीप है, आप देख रहे हैं, मैं नीचे उसका इमेज भी लगा रखा हूं। और इन्होंने, ये चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने पूरा ट्रैवल करके ये थ्योरी दिया। अलग अलग भौगोलिक, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में जाके अलग अलग स्पीसीज का स्टडी किया। अलग अलग स्पीसीज के स्टडी करने के बाद निष्कर्ष ये आया, कंक्लूजन ये आया कि सारे स्पीसीज का जो एंसेस्टर है वो एक ही है और एक ही से अलग अलग स्पीसीज अलग अलग जगह पे जाके बना। अब हम लोग देखेंगे कि इतने बड़े अर्थ पे एक ही स्पीसीज से इतने रीजन्स में अलग अलग तरह के कैसे बने, वो हम लोग आगे जाके डिस्क्राइब करते हैं। वो जब हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं दूसरा थ्योरी क्या आता है। एक्चुअली ये आप बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे स्लाइड देख रहे हैं। ये यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी याद आ रहा है, मैं आपको ये स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक है व्हाइट कलर का रैबिट और एक है ब्राउन कलर का रैबिट। आप हर स्लाइड में देख रहे होंगे। ये हो गया स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, ये हो गया स्लाइड नंबर 3, ये हो गया स्लाइड नंबर 4 और ये हो गया, ये जो स्टार्टिंग के 4 स्लाइड्स हैं, और ये हो गया स्लाइड नंबर 5 और ये हो गया स्लाइड नंबर 6। तो आप यहाँ पे सारे स्लाइड्स पे देख रहे होंगे, एक व्हाइट कलर का रैबिट है और एक ब्राउन कलर का रैबिट है। तो इन दो रैबिट्स में क्या होता है कि एक टाइम था
उस टाइम व्हाइट रैबिट और ब्राउन रैबिट दोनों का पॉपुलेशन सेम था, यानी 1:1 के रेशियो में दोनों थे। लेकिन एक टाइम के बाद उन बर्फ, आप वहां नीचे देख रहे होंगे, ये नीचे आइस है, तो वो आइस में जब रहते थे तो वहां पे दो टाइप के रैबिट्स पाए जाते थे, व्हाइट एंड ब्राउन। लेकिन एक टाइम के बाद व्हाइट रैबिट का पॉपुलेशन बढ़ गया और ब्राउन रैबिट का पॉपुलेशन घट गया। लेकिन ये क्यों हुआ? एक्चुअली आइस का कलर व्हाइट है, आइस भी आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है और रैबिट भी आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो व्हाइट कलर का रैबिट जब आइस में छुप जाते थे किसी को नजर नहीं आता था, और जो ब्राउन कलर का रैबिट है वो आइस पे सांप नजर आते थे, वो सांप नजर आते थे, जिसके कारण जो हंटिंग करते थे वो ब्राउन रैबिट को मार के खा जाते थे। आप ऊपर चील देख रहे हैं, चील, बाज, ईगल देख रहे हैं, तो ये ईगल इन्हें खा जाते थे, उन्हें हंटिंग कर देते थे, क्योंकि ब्राउन रैबिट आइस में सांप दिखते थे। आप यहाँ देख रहे हैं ये मर चुका है, तो यहाँ पे हंटिंग ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो आइस पे सांप नजर आ रहे थे। लेकिन व्हाइट रैबिट आइस में सांप नजर नहीं आ रहा था, जिसके वजह से उसको कोई हंटिंग नहीं किया। और एक टाइम के बाद व्हाइट रैबिट का पॉपुलेशन बढ़ गया। यहाँ आप देख रहे हैं व्हाइट रैबिट का पॉपुलेशन बढ़ गया है, यहाँ 3 व्हाइट रैबिट है और यहाँ पर एक ही ब्राउन रैबिट बचा हुआ है। तो एक टाइम के बाद जब इसका पॉपुलेशन बढ़ गया और इसका पॉपुलेशन घट गया, ये बेचारा एक ही रह गया है और ये बेचारे का कितना सारा पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो जब इस तरह का हम लोग कुछ देखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर खुद सिलेक्ट करता है। NATURAL, नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड मैं लिख रखा हूं, जीन पूल। क्या आप लोगों को पता है जीन पूल का क्या मतलब होता है? अगर आप लोग को जीन पूल का मतलब पता है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। हम लोग जीन पूल पे एक अलग से स्लाइड बनाएंगे, मतलब एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली जीन पूल का मतलब ये होता है कि जब किसी पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स उस पॉपुलेशन का जो जीनोमिक नंबर है, उसका जो जीन्स का नंबर है वो बढ़ रहा है, जिसे हम लोग जीन पूल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे रेड कलर का मैं लिख रखा हूं, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर का पेन यूज करता हूं अभी, जिससे आपको समझाने में ठीक रहेगा, अंडरलाइन करने में ठीक रहेगा। Many such life form does not exist more. There had been existence of the different life form in a year gone by. Just a new form of life arose at different period of history of Earth. There has been gradually evolution of life form. Any population has built in variation in characteristics. हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। Those characteristics which enable some to survive better in natural condition, that is climate, food, physical factors, etc. Would outbreed others there are less endowed to survive under a natural condition. यहाँ पे ये जो यहाँ पे इन्होंने एक बात कही है कि पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे आती है और कोई भी पॉपुलेशन जो नेचुरल कंडीशन में है वो कैसे सरवाइव करते हैं, तो वो हम लोग एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल के साथ समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसके बहुत ही अच्छे स्लाइड बना रखा हूँ। हम लोग इस स्लाइड्स पे इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। मैं ये स्लाइड लगाना भूल गया हूँ शायद, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर आपको ये स्लाइड यहीं पर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया हो गया
और बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन साइकिल होता है वो 16 मिनट का होता है। दैट मीन्स कोई भी बैक्टीरिया 16 मिनट में अपना कॉपी बना लेता है। दैट मीन्स 16 मिनट में वो एक कॉपी बना लेगा, और जब नेक्स्ट 16 मिनट होगा, तो इसका भी एक कॉपी बन जाएगा, और जो पहले वाला था इसका भी एक कॉपी बन चुका होगा। That means आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चार यहाँ पे जो 32 मिनट में 4 बैक्टीरिया बन चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना स्लाइड पे, इसका मतलब ये हुआ कि 32 मिनट पे 4 बन चुके हैं। तो 32 मिनट पे एक्चुअल में 4 नहीं बनते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव जो नंबर होता है उसका 1 टाइम में वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स वो 32 मिनट में मैक्सिमम एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर चुका है। अगर एक बैक्टीरिया 16 मिनट में इतने सारे कॉपी बना सकते हैं खुद का, अगर एक बैक्टीरिया 16 मिनट में इतने कॉपी बना सकते हैं, तो दैट मीन्स ये है कि एक बैक्टीरिया का अगर मान लेते हैं कि 100 बेबी हुआ, एक बैक्टीरिया का अगर 100 बेबी हुआ और उन 100 का 16 मिनट पे 1000 हुआ, दैट मीन्स 32 मिनट में अगर 1000 बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें वेरिएशन आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि जब एक बैक्टीरिया था उनको प्रॉपर रिसोर्सेस मिल रहा था, उसको प्रॉपर फूड मिल रहा था, उनको प्रॉपर रहने का जगह मिल रहा था। लेकिन जब एक की जगह 1000 रह रहे होंगे, तो वो फूड्स के लिए लड़ेंगे, वो पानी पीने के लिए लड़ेंगे, वो फिजिकल फैक्टर रहने के लिए लड़ेंगे। तो जब वहां पे मान लेते हैं हम लोग 100 बैक्टीरिया के लिए ही खाना अवेलेबल है, तो 1000 खाएंगे कहां से? इसका मतलब ये है कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा या जो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो उस सिचुएशन के साथ नहीं लड़ पाएगा, उस वक्त काफी सारे बैक्टीरिया मर चुके होंगे। और जो सरवाइव कर रहे हैं उस कंडीशन में, मतलब उनका जेनेटिक्स में वेरिएशन आ रहा है। क्योंकि बैक्टीरिया, अगर हम मान लेते हैं कि बैक्टीरिया हर 2 मिनट के बाद खाना खाता हो, और अगर रिसोर्सेस कम है तो वो बैक्टीरिया 5-5 मिनट के बाद खाना खा रहा हो। दैट मीन्स अगर उनका लाइफ साइकिल 16 मिनट का ही है, अगर वो 16 मिनट पे वो कॉपी कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 मिनट और 5 मिनट काफी ज्यादा हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर वो 5 मिनट के बाद खाना खा रहे हैं, दैट मीन्स उनका बॉडी में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, वो सर्वाइवल कर पा रहा है, मतलब वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, वो रहने के लिए लड़ रहा है। तो उन खाने के लिए जो वेरिएशंस आता है, और देन वो नेचुरल कंडीशन में सरवाइव कर रहा है, यहाँ पे ये बात कही गई है। यहाँ पे मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज लगा रखा हूँ। यहाँ पे सारे आप डॉग्स देख रहे हैं, लेकिन डॉग्स के अलग अलग स्पीसीज है। तो ये डॉग के भी अलग अलग स्पीसीज होने का भी एक ये भी रीजन है। लेकिन ये तो चलिए यहाँ हाइब्रिड्स भी है कुछ कुछ जिसे बनाया गया है, लेकिन एक रीजन ये भी है, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में, अलग अलग सर्वाइवल कंडीशन में, अलग अलग फिजिकल फैक्टर में कोई भी स्पीसीज अपने को वेरिएशन लाता है, और ये वेरिएशन डिपेंड करता है उनका नंबर ऑफ स्पीसीज एक टाइम में कितना रिप्रोडक्शन हो रहा है, और वो कितने टाइम पर उसके साथ लड़ रहे हैं। और अगर वो सर्वाइवल कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनमें जेनेटिक वेरिएशन आएंगे। हम लोग का जो इंसान में अगर वेरिएशन लाना हो तो वो करोड़ों मिलियन साल के बाद आएगा, क्योंकि हम लोग का लाइफ साइकिल होता है मैक्सिमम 80 to 100, या अभी तो एवरेज हो गया 60-70, लेकिन वैसे हम लोग 80 से 100 या 120 जो एवरेज हम लोग का होता है। लेकिन वही बैक्टीरिया का जो होता है वो मुश्किल से 1 डेज होता है, या फिर 16 मिनट्स ही होते हैं, या फिर 45 मिनट्स होते हैं, वो डिपेंड, लेकिन काफी कम होते हैं। तो ये कम पीरियड्स के कारण उनका लाइफ साइकिल काफी, जैसे हम लोग का, यानी अगर हम लोग का जब 60 इयर्स हो रहा है, दैट मीन्स उस बैक्टीरिया का काफी सारा जनरेशन पार हो चुके होंगे।
दैट्स मीन हम लोग का अगर जनरेशन 60 इयर्स, दैट मीन्स अगर हम लोग का मिलियंस ऑफ ईयर में जितने जनरेशन पार होंगे, उस बैक्टीरिया के 60 ईयर में ही उनके काफी सारे जनरेशन पार हो चुके होंगे। दैट मीन उसमें वेरिएशन काफी जल्दी दिखने को मिलेगा। वही जब हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे तो उसमें वेरिएशन काफी देर से दिखने को मिलेगा। Another word use it fitness and individual or population. The fitness according to Darwin refers to ultimate and other reproductive fitness. यहाँ पर मैंने अभी यही चीज कहा कि सबसे ज्यादा फिटनेस उसी एनिमल को कहते हैं जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेबी वो रिप्रोडक्ट करते हैं, अपने कॉपी बनाते हैं, उसे हम लोग ज्यादा फिट एनिमल कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया सबसे फिटेस्ट एनिमल है क्योंकि वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव करते हैं, तो दैट मीन्स सबसे फिटेस्ट एनिमल बैक्टीरिया ही है। हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरनमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स। These therefore will survive more and hence are selected by nature. जो सरवाइव के लिए लड़ रहा हो नेचर उसे ही सिलेक्ट करेंगे और उनमें ही वेरिएशन आएंगे और वही सरवाइव कर पाएंगे। तो नेचर खुद सिलेक्ट करता है किसे रखना है। तो नेचर के साथ लड़ना होगा, आपको रिसोर्सेस के साथ लड़ना होगा, आपको हर चीज के साथ लड़ना होगा, तब आप सरवाइव कर पाएंगे। He is called natural selection and implied it is a mechanism of evolution। और इसे ही हम लोग mechanism of evolution कहते हैं। और natural selection का मैं सबसे बेस्ट आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ, एक और भी बेस्ट एग्जांपल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर है, आप मेरे साथ बने रहिए, हम लोग देखते रहेंगे। Let us also remember that Alfred, a naturalist who worked in Malay, has also come to similar conclusion around the same time। और इन्होंने भी सेम टाइम पर सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने सेम टाइप का कंक्लूजन भी दिए। In due course of time, apparently new type of organism are recognizable। All the existing life forms share similarities and share common ancestor। कोई भी जो लाइफ है कोई भी जो लाइफ फॉर्म हो रहा है उसका जो सिमिलरिटीज है वो कॉमन एंसेस्टर से ही आया है। कोई भी कॉमन एंसेस्टर है और उससे ही सारे अलग अलग स्पीसीज बने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, जब हम लोग लास्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, तब हम आपको ये ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाएंगे कि कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज कैसे बने। However, these ancestors were present at different periods in the history of life। और ये अलग अलग टाइम पे कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे इतिहास में हमारे पृथ्वी पे आया, तो वो भी हम लोग देखेंगे क्या क्या एंसेस्टर है। जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी, और हम लोग उसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्पीसीज कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे इवॉल्व होते गए और उसमें किस तरह का चेंजेस आता गया, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के वक्त। आपको मैं एक और भी गुड न्यूज देने वाला हूँ कि ये जो सिद्धि अर्थ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसमें एक और टीचर जुड़ने वाला है और जिसमें आप लोगों को प्लांट्स वाला सेक्शन पढ़ाएंगे। जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी करेंगे तो उसमें 5 क्लासिफिकेशन किंगडम पढ़ेंगे, तो उसमें 5 क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन होता है प्लांटिया का, और वो प्लांटिया वाला जो सेक्शन है वो हमारे एक दूसरे टीचर्स आएंगे, वही आपके साथ पूरे प्लांटिया को डिस्कस करेंगे। प्लांटिया क्या होते हैं, उनके फिजियोलॉजिकल कंडीशन, उनका एनाटॉमी, उनका सेल स्ट्रक्चर, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो पूरे प्लांट्स जो प्लांट सिस्टम है वो वही संभालेंगे। मैं आपको उनसे मिलाऊंगा बहुत जल्दी, आप हमारे साथ बने रहिए। However, the ancestors were present as different period in the history of, ये तो मैंने आपको बता दिया। The geographical history of the earth closely correlate with the biological history of the earth। जो हमारा geographical history है पृथ्वी का, वो भी कोरिलेट करता है biological history के साथ। आप अगर जियोग्राफी पढ़े हैं कभी तो शायद आपको याद होगा कि हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है वो बाद में बना, एक टाइम पे वो एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, शायद गोडवाने, मेरे को याद नहीं है ठीक
ठीक से। तो वो एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, फिर काफी एक्सप्लोजन हुआ, काफी टाइम के बाद प्लेट्स टूटे, प्लेट्स अलग हुए और वो 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ। तो जब वो डिवाइड हुए उससे पहले ही स्पीसीज आ चुके थे हमारे अर्थ पे। तो उन अलग अलग स्पीसीज जब वो पहले तो एक ही प्लेट में थे, तो वो जब प्लेट्स डिवाइड हुआ तो स्पीसीज भी डिवाइड होते गए और वो अलग अलग प्लेट्स पे यानी अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग वेरिएशन हुआ। सब अलग अलग प्लेट अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में, कुछ साउथ पोल पे, कुछ नॉर्थ पोल पे, तो कुछ विषुवत रेखा पे, कुछ कर्क रेखा पे है, कुछ मकर रेखा पे है। सबका जियोग्राफिकल पोजीशन अलग अलग है। जो विषुवत रेखा पे है, जो जैसे ये मैं आपको एक थोड़ा सा, मेरे को तो जियोग्राफी ज्यादा आता नहीं है लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे पृथ्वी का जो ये सेंटर होता है इसे विषुवत रेखा कहते हैं और एक ऊपर एक रेखा है जो मेरा हमेशा से कंफ्यूजन रहा है कि ऊपर वाला अगर मकर रेखा है, नीचे वाला कर्क रेखा है, अगर नीचे वाला कर्क रेखा है तो ऊपर वाला मकर रेखा है। तो ये मेरा हमेशा कंफ्यूजन रहा। तो जो भी हो, तो ये इसका जो शायद 22 डिग्री पे 22 डिग्री के आसपास रहता है या 21 डिग्री के आसपास है और जो विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री पे रहता है हमेशा। और जो 0 डिग्री पे रहता है वहां पे सन का रेस लंबवत पड़ता है यानी सीधा विषुवत रेखा के पड़ने के कारण वहां पे का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे जितने भी कंट्रीज हैं सारे में टेम्परेचर हाई रहता है। और जो ये आप पोल देख रहे हैं, 2 पोल होते हैं, वहाँ टेम्परेचर काफी कम रहते हैं, वहाँ बर्फ भी रहता है। तो पृथ्वी का जो अलग अलग जियोग्राफिकल पोजीशन है, अलग अलग जियोग्राफिकल पोजीशन में अलग अलग बायोलॉजिकल हिस्ट्री भी हुआ है, अर्थ का इवॉल्व हुआ है। जैसे साउथ पोल पे आपको साउथ नहीं सॉरी पोल्स में आपको पोलर बियर मिलेंगे, तो इस तरह का। और अगर आप विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो वहाँ आपको एलिफेंट, जिराफ, कैमल वो सब देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग जियोग्राफिकल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको कंगारू सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन पे अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं। तो वो भी जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है वो भी जियोग्राफिकल हिस्ट्री के साथ बहुत हद तक कोरिलेट करता है। एक कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड। हमारा अर्थ बहुत ही ओल्ड है, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एज वाज ट्रू अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर। यहाँ पे थाउजेंड्स की बात इसलिए किया गया है, हम लोग सबसे पहले जो स्लाइड देखे थे, जो रिलीजियंस थ्योरी उन्होंने बता रहा कि हमारा पृथ्वी 4000 साल ही पुराना है। एक्चुअली वो सच नहीं है, हमारा पृथ्वी बिलियंस ऑफ ईयर बहुत ही पुराना अर्थ है। Evidence of the evolution life form has indeed taken place of Earth has come many quarters. Fossils are remain of hard part of life form found in rock. यहाँ पे आप fossils देख रहे हैं, ये अलग अलग लेयर पे अलग अलग तरह के आपको देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रहते हैं सबसे ऊपर वाला लेयर पे। यहाँ हम लोग अभी जो जीवित है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हम लोग यहाँ पर है। और अर्थ में इतने एक्सप्लोजन हुए कि अलग अलग लेयर बन चुके हैं और आप नंबर्स ऑफ लेयर ऊपर से नीचे तक नंबर्स ऑफ लेयर देख सकते हैं। और हर लेयर पे जो सबसे नीचे है, सबसे ऊपर है, तो आप हर लेयर पे अलग अलग फसल देख रहे होंगे और हर लेयर का अलग अलग नाम है। वो हम लोग एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखते हैं जैसे इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी से पहले हम लोग इस पे एक टॉपिक्स लाएंगे। इसमें नीट पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम पे, तो हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनाएंगे। ये लेक्चर काफी छोटा होगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें जो फसिल्स होता है इसी से फसिल फ्यूल्स बनते हैं, इसी में कोयल बनता है, कोयला बनता है। और कैसे बनता है, जब कोई भी फसिल, कोई भी जैसे आप कोई भी सोइल या कोई भी जहाँ पे वो रह रहा है, जैसे मान लीजिए आज कोई मर गया, अब उसके ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वहां पे काफी सारे लेयर्स आ चुके होंगे सोइल के या रॉक्स के, तो वो जहां पर वो लेयर्स आ चुके हैं और उस लेयर का जो प्रेशर है, यानी अगर आपके ऊपर कोई बैड रेमिट्स आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो अगर ये फसील है, फसील के ऊपर अगर लेयर्स पड़ते जा रहा है तो इसका मतलब दैट्स मींस वहां काफी ज्यादा प्रेशर हो रहा है। और हाई प्रेशर के कारण वहां पे कोयला बनता है और उससे भी अगर पुराना हो जाता है, काफी पुराना हो जाता है, तो वहां पे फसील फ्यूल बनते हैं जिसको हम लोग पेट्रोल और डीजल के रूप में यूज करते हैं।
तो ये हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट अलग लेक्चर लेंगे उसके लिए। रॉक फॉर्म सेडिमेंटेशन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेटेड द अरेंजमेंट ऑफ सेगमेंटेशन ओवर द अदर ड्यूरिंग ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। डिफरेंट एजेड रॉक, ये अलग अलग एजेड के रॉक है, हर रॉक का अलग एज होता है। एंड फसिल डिफरेंट लाइफ फॉर्म, और ये फसिल का जो लाइफ भी अलग अलग लेयर पे अलग अलग फसिल का लाइफ टाइम होता है। एक्चुअली फसिल उसे कहते हैं जो मर चुका होता है और उसका जो हड्डियां हैं उसे हम लोग फसिल कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंटेशन, सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, दे रिप्रेजेंट एंड एक्सटेंड ऑर्गेनिज्म। कुछ विलुप्त ऑर्गेनिजम्स भी है जो अभी इस धरती पे नहीं पाया जाता है, जैसे डायनासोर के एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट क्लास में दिया था। एक टाइम पे डायनासोर हुआ करता था और डायनासोर किस तरह हमारे धरती से विलुप्त हो गया था, शायद आपको याद होगा अगर आप अपने लास्ट लेक्चर देखे हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि शायद बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और इस एक्सप्लोजन के कारण वहां पे काफी सारा डस्ट पार्टिकल स्काई में आ गया था। अगर डस्ट आ जाने के कारण सन के वहां से रे नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण पेड़ पौधे खाना नहीं बना पा रहे थे और जिसके कारण डायनासोर को खाना नहीं मिल रहा था। ये एक बहुत ही, आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर रखा हूँ। तो ये जो डायनासोर विलुप्त हो गया तो उसके भी फसिल हम लोग को मिला है, तभी हम लोग को पता चला कि हाँ डायनासोर नाम का भी कोई एक एनिमल हुआ करता था। A study of fossil in different segmentation layer indicate the geographical period in which they exist। ये जो फसिल्स होते हैं, फॉसिल जो है वो अलग अलग सेगमेंटेशन लेयर, अलग अलग लेयर्स पे पाए जाते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि कौन कौन से जियोग्राफिकल पीरियड, कौन कौन सा भौगोलिक टाइम पे, कौन कौन सा भौगोलिक समय पे ये जानवर एग्जिस्ट करते थे। द स्टडी शोड द लाइफ फॉर्म वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोग्राफिकल टाइम स्पेन। अलग अलग टाइम स्पेन के बारे में बताते हैं। हेंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ has arisen at different time in the history of life. All this is called plantelological evidence। plantelological evidence। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जो आप यहाँ फसिल देख रहे हैं, ये एनिमल फसिल है, ये भी एनिमल फसिल्स है, ये हो गया प्लांट फसिल। इससे हम लोग प्लांटेकोलॉजिकल एविडेंस भी कहते हैं इन सारे को। अच्छा, ये जो 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, डू यू रिमेम्बर हाउ द एज ऑफ द फसिल्स आर कैलकुलेटेड, वो हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब मैंने आपको बताया रॉक्स और लास्ट लाइन आपको बताया, तो वो हम लोग इसका आंसर तब जानेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तभी आपको पता लगेगा, वरना आपको पता नहीं लगेगा। डू यू कोरिलेट द मेथड ऑफ द रेडियो एक्टिविटी डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर। ये भी हम लोग उसी वक्त देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, फुल लाइफ पीरियड क्या होता है। वो जैसे ही इसके बाद हम लोग एक और लेक्चर लेंगे इवोल्यूशन का, क्योंकि थोड़ा सा एक नहीं और 2 लेक्चर आगे इवोल्यूशन का, क्योंकि इसमें काफी सारा टॉपिक्स आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक 2 लेक्चर हम लोग और लेंगे इवोल्यूशन का, उसके बाद हम लोग इस चीज पे बात करेंगे ये क्या होता है। इसमें भी एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल स्लाइड्स में लगाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि नींद ना आए पढ़ते हुए। क्योंकि हम लोग क्लास में क्या होता था कि जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे ना, काफी नींद आ जाता था हम लोग को। तो टीचर भी ऐसे ही होते थे कि बस लेक्चर लिए जा रहे, काफी नींद आ जाता था। कोई बात नहीं, हम लोग को नींद तो नहीं आ रहा, शायद आप लोगों को भी नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Embryological support for evolution was also proposed by Haeckel। जो एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट्स फॉर इवोल्यूशन है, उनको सबसे पहली बार हैकेल ने प्रपोज किया था और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। जब वो ये देखे थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म जिनका एम्ब्रायोनिक स्टेज पे उनको सेम टाइप के वो फीचर्स देखने को मिला था, लेकिन जब वो एडल्ट हुए, जब वो बड़े हुए, तो वो फीचर्स विलुप्त हो गए, वो फीचर नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एम्ब्रायो ऑफ द ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन develop a row of the vestigial gill slit just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrate। अब vertebrate क्या होता है ये तो मैं आपको अभी नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है।
एक्चुअली वर्टिब्रेट्स एक क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, तो वो हम लोग डाइवर्सिटी के वक्त पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस आप इतना जान लीजिए कि ये जो एम्ब्रायोनिक होता है, जो वर्टिब्रेट्स में सिर्फ इंसानों में जब इंसान डेवलप फेज पे होता है तो उस वक्त उनका जो वेस्टिजियल गिल होता है और वो फिश में भी होता है, दोनों में सेम पाया जाता है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है और ये एक फंक्शनल ऑर्गन है। However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carol वॉन बियर। उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही केयरफुल तरीके से किया तो उन्होंने उनका ये जो एग्जाम्पल था, उन्होंने जो प्रपोज किया था, उसे डिसअप्रूव कर दिया। He noted that embryos never pass through the adult stage of others animal। उन्होंने ये बात नोट किया कि एम्ब्रायो कभी पास नहीं करता है एडल्ट फेज में कोई भी एनिमल में। मतलब एम्ब्रायो में जो फीचर्स देखा जाता है वो कभी भी एडल्ट स्टेज पे नहीं आता है। Though the forelimb perform different function in these animals, they are similar anatomical structure. All of them have humerus, radius, ulna, metacarpals, phalanges in the forelimb. Hence, in these animals, the limb structure develops along different direction due to adaptation to different need। यहाँ पे इन्होंने ये कह रहा है, जो इन्होंने केरल एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था, केरल साइंटिस्ट केरल वॉन बियर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये कहा कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर लगा रखा हूं, ह्यूमन का, बैट का, पोर्पोइस का, हॉर्स का एंड फ्रॉग का। आप यहाँ पे इन पिक्चर्स में लगभग देख रहे हैं कि सारे फिगर मिलते जुलते हैं। जैसे पर्पल वाला जो पोर्शन है, हाँ साइज में छोटा बड़ा है लेकिन लगभग सेम है। आप नीचे, इसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। आप नीचे का जो स्काई पोर्शन देख रहे हैं, जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं, ये स्काई पोर्शन भी देखिए लगभग हर एनिमल्स में सेम है। देन यहाँ पे अल्ना है, मेटाकार्पल्स भी है। देखिए आप यहाँ पे जो छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेटाकार्पल्स आपको दिख रहा है, यहाँ भी मेटाकार्पल्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे लगभग हर ऑर्गेनिज्म में ये मेटाकार्पल्स आपको दिख रहा है। फैलेंगेंस मतलब जो फिंगर्स आपको दिख रहे हैं, कहीं पर बड़ा है कहीं पर छोटा है, लेकिन आपको दिख रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, जो देखने में सेम होता है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। दिस इज ए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड these structures are homologous। homology indicates common ancestor। homologous ये कहता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप का ऑर्गन्स आपको दिख रहा है, भले ही उसका काम अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका एक ही टाइप का अगर वो दिख रहा है, तो दैट्स मीन वो ऑर्गेनिज्म का जो एंसेस्टर है वो किसी एक ही एंसेस्टर से आया है। और ये चीज प्लांट्स में भी देखा गया है। देखिए प्लांट्स में भी आपको सेम तरह का फीचर दिख रहा है। तो ये इसे हम लोग होमोलॉजी कहते हैं या होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैं एक ब्यूटीफुल फिगर लगा रखा हूँ, मैन, चीटस, होल, बैट, व्हेल मछली। देखिए ये सी में पाया जाता है, और ये तो बैट से जो उड़ता है, और ये दोनों लैंड पे पाया जाता है। लेकिन आप इन चारों को देखिए, इन चारों में ऑर्गन्स लगभग सिमिलर है, इसलिए हम लोग इसे होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। जबकि बैट में उड़ने का काम होता है या लटकने का काम होता है, व्हेल तैरने का काम करते हैं, इंसान चलने का काम करते हैं, तो या फिर हाथ का काम करते हैं। तो ये जो आप ऑर्गन सेम है, लेकिन वो ऑर्गन देखने में सेम है, सिमिलर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उनका फंक्शन अलग हो भी सकता है, तो हम लोग उसे होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन। इन प्लांट्स आल्सो द थ्रोन एंड टेंड्रिल। इन प्लांट्स थ्रोन एंड टेंड्रिल ऑफ दिस प्लांट्स आर आल्सो होमोलॉजी। यहाँ पर आप ट्रेन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ट्रेन दिख रहा है, और यहाँ पे टेंड्रिन। तो ये दोनों सेम है लेकिन काम अलग भी हो सकता है। मैं आपको बताया, तो हम लोग होमोलॉजी ऑर्गन कहते हैं। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वेयर एज एनालॉजी रेफर्स टू सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट्स। Wing of the butterfly and of birds look alike.
यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज आप देख रहे होंगे, लेकिन इस चीज को छोड़ के ये तो उनका जो मैंने आपको पहले बताया ये चीज आ जा रहा है लगभग। तो इस चीज को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, अगर इस चीज को मैं हटा देता हूं यहां से, तो इनका जो उड़ने वाला जो आपको यहाँ पे पंख दिख रहा है, ये पंख और यहाँ पर जो बटरफ्लाई का पंख है जो फॉरफिंग और हिंडविंग है, ये दोनों एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इनके जो विंग है इसमें ह्यूमेरस, रेडियस, कार्पिल, अल्ना है, लेकिन इनमें नहीं है बटरफ्लाई में। तो ये इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं है, लेकिन ये सेम तरह का काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। मतलब इनका काम अलग है, काम एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चरिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है। तो इसे हम लोग एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे हम लोग एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलर फंक्शन सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल है, इसलिए हम लोग इसे एनालॉजी कहते हैं। और ये 12 का एग्जाम में काफी ज्यादा बार आ चुका है, स्टेट बोर्ड में भी आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है कि एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन में डिफरेंट क्या होता है। तो आपको होमोलॉगस ऑर्गन में ये बताना है कि जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन अलग हो वो होमोलॉगस, और जिनका स्ट्रक्चर अलग हो और फंक्शन सेम हो उसे हम लोग एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। ये भी एक एग्जांपल मैं दे रखा हूं, जैसे इंसेक्ट्स का, बर्ड का, बैट का, सबका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है लेकिन सब कोई उड़ने में ही सबका काम आता है, तो स्ट्रक्चर सबका अलग है। तो आप ये एग्जांपल भी एग्जाम में दे सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जितनी भी स्लाइड्स लगा रखा हूँ ये सारे एनसीईआरटी को कवर कर रहा है। एनसीईआरटी को मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। तो आप लोग एनसीईआरटी अगर जैसे यहाँ पर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो इसको स्लाइड्स देखने के बाद आप एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता है, आप मेरे वीडियो दोबारा देखिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Other example of analogy are the eye of the octopus and mammal or the flipper of penguin and dolphin। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पेंगुइन है, पेंगुइन का ये वाला पोर्शन और जो डॉल्फिन का तैरने वाला पोर्शन दोनों स्ट्रक्चरल सिमिलर है, दोनों फंक्शनल सिमिलर है लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट है। ये एनालॉगस का एक एग्जांपल है। और ये आप ऑक्टोपस का भी आप यहाँ पे देख रही है, ऑक्टोपस का आई हो गया और ये ह्यूमन का आई हो गया। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंट है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, तो हम लोग इसे एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। अगर हम लोग प्लांट्स का बात करते हैं तो ये जो आप यहाँ पे पोटैटो देख रहे हैं जो हम लोग हर सब्जी के साथ खाते हैं, इसके बिना तो कोई सब्जी का टेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो ये जो पोटैटो है इसका स्ट्रक्चर और ये जो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। आलू का तो कोई शेप होता नहीं, इसलिए बोलते नहीं इंसान आलू जैसे बन गया है, उसका कोई शेप नहीं होता है। और ये जो स्वीट पोटैटो आप देख रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है लेकिन दोनों का काम सेम है, फैट स्टोर करके रखना, एनर्जी स्टोर करके रखना। तो इसीलिए दोनों का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। और दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है, दोनों रूट मॉडिफिकेशन है दोनों में, तो वो दोनों एनालॉजी ऑर्गन्स में आते हैं। यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, वन कैन से दैट इट्स सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन द सिलेक्शन एंड सिमिलर एडाप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड द सेम फंक्शन, स्वीट पोटैटो एंड द पोटैटो इन अनदर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी। तो ये चीज आप, ये भी एग्जांपल आप प्लांट का अगर पूछा जाए तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, अगर एनिमल में पूछा जाए तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर डाटा अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें AUG एक कोडोन होता है। ये कोडोन क्या होता है जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे। AUG कोडोन
जो है वो सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मॉलिक्यूलर डाटा और बायोकेमिकल सेम कहते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म में AUG कॉमन है, हर ऑर्गेनिज्म में AUG कोडन पाया जाता है। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट सिमिलर इन द प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मेंस ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू ऑफ कॉमन इंसेस्टर। सारे एनिमल्स एक ही कॉमन इंसेस्टर से आए हैं। दिस बायोकेमिकल सिमिलर पॉइंट टू सेम शेयर्ड एंसेस्टर एनी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जिसमें AUG जो बायोकेमिकल सिमिलरिटी है, AUG हर एनिमल्स में पाया जाता है। मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, वाइल्ड मस्टर्ड जो है उसको मॉडिफिकेशन करके कॉलीफ्लावर बनाया गया है, ब्रोकली बनाया गया है, कैबेज बनाया गया है, ब्रसेल स्कोपस बनाया गया है, काले बनाया गया है। तो ये अलग अलग मॉडिफिकेशन किया गया है। अगर मस्टर्ड का हम लोग फ्लावर मॉडिफिकेशन करके ब्रोकली और कॉलीफ्लावर बनाया गया है, मस्टर्ड का बर्ड मॉडिफिकेशन करके कैबेज बनाया गया है, और इसी का लीव मॉडिफिकेशन करके कैले बनाया है, एंड स्टेम मॉडिफिकेशन करके कोरलवी बनाया गया है। तो आप ये एग्जांपल एग्जाम में दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल है। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल आर क्रो, दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स, एग्जांपल डॉग, बट स्टिल आर द सेम ग्रुप। यहाँ पर आप अलग अलग डॉग देख रहे हैं, सब डॉग्स देखिए लेकिन अलग अलग डॉग्स का यहाँ पर मैंने पिक्चर दे रखा हूँ। कुछ टेल्स में मॉडिफिकेशन है, कुछ का टेल्स अलग टाइप के होते हैं, कुछ के ईयर्स कान अलग टाइप के होते हैं, और कुछ के बॉडी का कलर्स अलग होते हैं जिसको हम लोग पिगमेंट बोलते हैं। तो अलग अलग डॉग्स होते हैं, इनके में ब्रीड्स होते हैं। इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विदिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियन ऑफ ईयर। कभी कभी इंसान भी वर्षों, हजारों, करोड़ों या 100 वर्षों के बाद एक नया ब्रीड्स बनाते हैं। कभी कभी नेचर और सेम चीज को मिलियन मतलब बहुत मिलियन ईयर के बाद भी करता है। Another interesting observation supporting evolution by natural selection come from England। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, जो मैं आपको शायद बता रहा था उस वक्त। तो उस एग्जाम्पल का देखते हैं। ये उस वक्त की बात है जब अर्थ में इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ठीक से नहीं हुआ था। तो वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आता है। ये कहानी 1850 से पहले की है। जब इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन नहीं था तो उस वक्त SO2 इन्वायरमेंट में बहुत कम था। SO2 कम होने के कारण जो पेड़ का कलर था वो व्हाइट कलर का ही आपको दिख रहा है। जो पेड़ का कलर था वो व्हाइट कलर का था, और वहां 2 तरह का मॉथ पाया जाता था, एक ब्राउन मॉथ और एक व्हाइट मॉथ। तो जब इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन नहीं हुआ था तब पेड़ का कलर व्हाइट था, और उस व्हाइट पेड़ के कारण वहां पर जो व्हाइट कलर का मॉथ है वो वहां पर छुप जाता था। जैसे एग्जांपल मैं आपको आइस वाला दिया था, उसी तरह मॉथ वहां पे छुप जाता था, और जो ब्राउन मॉथ है वो सबको साफ दिखता था। और ब्राउन मॉथ सबको दिखने के कारण वहां पर ब्राउन मॉथों को सबको मार दिया जाता था, और एक टाइम के बाद व्हाइट मॉथ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया और ब्राउन मॉथ का पॉपुलेशन कम हो गया। वही 1850 के बाद जब क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ तो SO2 बहुत ज्यादा रिलीज होने लगा, और पेड़ का कलर व्हाइट से ब्राउन हो गया, जिसके कारण ब्राउन उस 1850 के बाद इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के बाद ब्राउन मॉथ पेड़ में आराम से छुप जाने लगा, क्योंकि पेड़ का कलर भी ब्राउन और ब्लैक होने लगा, और जो व्हाइट मॉथ है वो साफ दिखने लगा। तो फिर कुछ टाइम के बाद ब्राउन मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ गया और व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन घट गया। तो यहाँ पर यही कह रहा है, हाउएवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियल दैट इज 1950, मतलब 1850 के बाद व्हाइट मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ गया था और इसकी पॉपुलेशन बढ़ गया था, और ब्राउन मॉथ की पॉपुलेशन घट गया था। वही 1950 के बाद जब पेड़ काले होने लगे तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जो व्हाइट है उसकी पॉपुलेशन कम हो गया क्योंकि वो दिखने लगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन वाज रिवाइज्ड, मतलब नेचर खुद सिलेक्ट करता है। नेचर अलग अलग टाइम पीरियड पे, अलग अलग वक्त पे कब किसे कहां कैसे रखना है ये डिसाइड करता है। The explanation put forth of the observation
was that predictor and a spot of moth against the contrasting background. मतलब जो अलग अलग बैकग्राउंड पे वो सांप दिखने लगे तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ते गया. Under the condition of white wing moth did not survive due to predictor dark wing or मैनलिस्ट मॉथ सर्वाइव. ये चीज मैंने आपको बताया कि उस वक्त उसका डार्क होने की वजह से कुछ मर गए जो व्हाइट थे, तो वो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग चेंज होता गया. यही चीज जो मैंने आपको अभी कहानी के साथ बताया, सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है. आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. नेचुरल सिलेक्शन रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स में भी नेचुरल सिलेक्शन देखा गया है. जैसे कि एक टाइम पे ये जो एक्चुअली ये इस स्टोरी को बताता है. वर्ल्ड वॉर जब 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे पेनिसिलिन का डिस्कवर हुआ था. पेनिसिलिन का डिस्कवर हुआ था. जब पेनिसिलिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पेनिसिलिन हम लोग देते थे बैक्टीरिया पे, तो उस वक्त वो रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण वो सारे बैक्टीरिया को मार देता था. मतलब जब किसी इंसान को डिजीज होता था, वायरल फीवर होता था, तो पेनिसिलिन की वजह से सारे बैक्टीरिया मर गया. लेकिन एक टाइम के बाद जब वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो गया और वो बैक्टीरिया उस पेनिसिलिन से भी नहीं मरने लगा, उनको उसने रेजिस्टेंस बिल्ड कर लिया था. और उसके बाद जब उसमें पेनिसिलिन देने लगे तब भी वो सर्वाइव करने लगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग कॉकरोच है या जो भी आप उसको मान सकते हैं, ये पता नहीं क्या है. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, हर के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर का पेस्टिसाइड ऑलरेडी पहले से है, और कुछ के अंदर रेड कलर का पेस्टिसाइड्स आपको दिख रहा है. तो ये जो रेड कलर का पेस्टिसाइड है वो क्रोमोसोम विथ एलील कन्फर्मिंग रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड, मतलब वो पेस्टिसाइड को रेजिस्टेंस कर लिया है. और जो पेस्टिसाइड को रेजिस्टेंस नहीं कर पाया है वो 3 मर गया. और जो पेस्टिसाइड्स को, यानी जब हम खेत में पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म उस पेस्टिसाइड को रेजिस्टेंस कर लिया, मतलब उसको सर्वाइवल कर लिया. मैं आपको बताया था कि सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फूड के लिए लड़ते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में लड़ते हैं, कुछ रहने के लिए लड़ते हैं. तो वो जो लड़ रहे हैं मतलब वो लड़ के जीना चाहते हैं. तो उसी तरह वो पेस्टिसाइड देने के बावजूद भी वो उस चीज को लड़ रहा है, वो जीना चाहता है. इस वजह से वो बच गया. और जो ऑर्गेनिज्म बच गया वो दोबारा सरवाइव किया और नेक्स्ट जनरेशन बनाया. तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो नेक्स्ट जनरेशन उस पेस्टिसाइड से नहीं मरने वाला है, क्योंकि वो सरवाइव कर चुका है. और जो मर गया वो तो मर गया. व्हाट इज द एडेप्टिव रेडिएशन, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है. हम लोग डिस्कस करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है. ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड. जब वो लास्ट गैलापागोस आइलैंड पहुंचे, देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएटर्स. वो एक बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी देखे क्रिएचर्स का. और पार्टिसिपेट इंटरेस्टिंग स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचर्स अमेज्ड हिम. He realized that there are many varieties of finches in the same island. उन्होंने इस आइलैंड में बहुत अलग अलग तरह के फिंचर्स देखे और सब में कुछ न कुछ वेरिएशन देखे. All the varieties he conjugated evolved on the island itself from the original seed-eating feature. Many others form with altered beakers. Even there is become insectivorous and vegetarian finches. उन्होंने ये देखा कि अलग अलग एक ही आइलैंड पे अलग अलग तरह के फिंचेस कैसे होते हैं. ये हो गया ब्लू ब्लैक ग्रासक्विक जो मेनलैंड से आया है, जो साउथ अमेरिका मेनलैंड के ग्रास है. और उन्होंने ये देखा कि कुछ फिंचर्स जो है उनको होंठ काफी लंबा होता है, कुछ के होंठ थोड़े से चौड़े होते हैं, कुछ के फिंच थोड़े से छोटे होते हैं. और जिसमें से एक तो खास तरह का फिंचर है जिनके जो चोंच है, जो फिंच है, वो काफी बड़े होते हैं. तो वो अलग अलग वैरायटीज, जिनको लैंड में खाना मिल रहा था तो वो उनके फिंच लंबे रहे, जिनको
कीड़े मकोड़े खाना था जमीन पे, उनके होंठ थोड़े से चौड़े हो गए। जिनके ये जो आप सबके शार्प देख रहे हैं, जो सबसे शार्प होता है फिंच वो ग्राउंड्स में पाया जाता है, कुछ स्मॉल ग्राउंड्स में होते हैं तो उनके फिंच थोड़े से और चौड़े होते हैं। इनको काफी अंदर मतलब फ्लावर से उनको सक करना होता है, भोजन निकालना होता है, इसलिए उनके काफी चौड़े होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लिटरेचर एंड रेडिएशन ऑफ द अदर्स एरिया जियोग्राफिकल इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एडेप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन हो गया है। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फेनोमेनन। ये और ये एग्जांपल आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। Darwin fincher represent one of the best example of this phenomena. Another example in Australian marsupials. जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है वो मेनलैंड से आया है और उसके अलग अलग वैरायटीज बने, जैसे हुम्बर्ट, वेनिकूड, कोयला, सुगर ग्लिंडर, कंगारू, टाइगर कैट्स। ये एक ही ये हो गया मेनलैंड से आया हुआ मार्सुपियल रेडिएशन। मार्सुपियल वो मेनलैंड से आया हुआ है और उसके अलग अलग स्पीसीज अलग अलग टाइम पीरियड में काफी टाइम के बाद वेरिएशन आए। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन्वॉल्व इन द एंसेस्ट्रियल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट, और सारे ऑस्ट्रेलिया आइलैंड में ही पाए जाते हैं। Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation involving into varieties of such placental animal, each of the which appears to be similar to a corresponding marsupials. Example placental of and Tasmanian wolf marsupial. Actually हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो placental mammals है और Australian marsupials है, इन दोनों के बीच पैरेलल इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे यहाँ मॉल हो गया, ग्रासहोपर हो गया, माउस हो गया, फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, तो ये सारे पैरेलल एक साथ दो इवोल्यूशन चल रहा है। तो ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हेडर, विनबर्ग प्रिंसिपल, ए ब्रीफ अमाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, और हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद इवोल्यूशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बाकी जो टॉपिक्स बचे हुए वो लोग डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए और एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, और जो आपको प्रॉब्लम होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।